क्या हो अगर जिंदगी बदलने के लिए कुछ भी न करना पड़े, एकदम कुछ भी नहीं। न कोई नई आदत बनानी है, न घंटों मेडिटेशन करना है, और न ही अपने गुस्से पर कोई रिएक्शन देना है। सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना, यानी एक ऑब्जर्वर या दर्शक बन जाना। हाँ, सिर्फ एक दर्शक। क्योंकि देखिए, जब भी फोकस या एकाग्रता की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक साधु की छवि बनती है जो पहाड़ों पर शांति से बैठा है। सही कहा। या फिर किसी ऐसे इंसान की छवि जो अपनी ही सोच के साथ बहुत तगड़ी कुश्ती लड़ रहा है, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। पर आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर डीप डाइव कर रहे हैं, उसमें एक अलग ही बात है। प्राचीन वेदों से लेकर आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंस तक एक बहुत ही दिलचस्प कॉमन कड़ी है। और वो कड़ी ये है कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम दिमाग को जबरदस्ती रोकने के बजाय सिर्फ उसके दर्शक बन जाते हैं। हाँ, और यही दर्शक बनने की जो प्रक्रिया है, ये सुनने में बहुत आसान लगती है, पर सच कहूं तो ये हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल कर रख देती है। पूरी तरह से बदल देती है। क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, जहां हर पल हासिल करना ही सफलता मान लिया गया है, वहां शांति से बैठकर सिर्फ देखने का विचार अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। एक कॉन्ट्रडिक्शन। वही तो। आज की हसल कल्चर में हमें लगातार एक्शन लेना सिखाया जाता है। बिल्कुल। पर हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। हमें ये समझना है कि ये जो कुछ न करने और सिर्फ देखने की स्थिति है, ये असल में दिमाग का सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन कैसे है। मतलब ये कोई दिव्य चमत्कार नहीं है। नहीं, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है। ये एक ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सच है। अच्छा, पर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल उलझन आती है मेरे मन में, और मुझे लगता है बहुत से लोग इसे महसूस करते होंगे। कैसी उलझन? देखिए, हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ सिखाया जाता है कि अगर हम रुक गए तो कोई और आगे निकल जाएगा। अब ऐसे में जब कोई हमसे कहता है कि कुछ मत करो, बस देखो, तो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। एक घबराहट सी होती है। बिल्कुल। अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं, किसी शांत कमरे में बैठकर किसी मोमबत्ती की लौ, अपनी सांस, या बस एक खाली दीवार को देखकर विचारों को शांत करने की कोशिश करना अपने आप में एक अजाब बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि मुश्किल से 5 सेकंड गुजरते हैं और दिमाग शुरू हो जाता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर कल की मीटिंग में मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हाँ, दिमाग अतीत और भविष्य में भागने लगता है। वही ना, हम सोचते हैं कि हम दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में उस वक्त हमारा अपना दिमाग हमें पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। और ये जो बेचैनी हमें महसूस होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि ध्यान लगाना मुश्किल है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपने ही विचारों के आदी बन चुके हैं। एक तरह का एडिक्शन हो गया है सोचने का। बिल्कुल सही कहा। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसे लगातार किसी न किसी समस्या को सुलझाने की या ओवरथिंक करने की आदत पड़ चुकी है। तो जब हम उसे रोकते हैं तो क्या होता है? जब हम उस दिमाग को अचानक से सब कुछ रोकने को कहते हैं, तो उसके अंदर एक विड्रॉल जैसा रिएक्शन होता है, जैसे किसी नशे की लत छूटने पर होता है। और यहीं पर प्राचीन योग का एक सबसे गहरा सिद्धांत काम आता है, जिसे साक्षी भाव कहा गया है। साक्षी भाव यानी गवाह बन जाना। हाँ, बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। पर रुकिए, इस साक्षी भाव पर मैं थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। एक सवाल है मेरा। हाँ, बताइए। अगर मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, या मैं किसी बात को लेके बहुत एंजाइटी में हूँ, और मैं उस पर रिएक्ट करने के बजाय उसे सिर्फ देख रही हूँ, तो क्या एक तरह से मैं उस इमोशन को अपने अंदर दबा नहीं रही, उसे सप्रेस नहीं कर रही? ये बहुत ही बेहतरीन और जरूरी सवाल है, क्योंकि सप्रेशन यानी भावनाओं को दबाना और ऑब्जर्वेशन यानी साक्षी भाव, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। कैसा फर्क? क्योंकि दोनों में ही हम बाहर तो कुछ कर नहीं रहे। देखिए, जब हम किसी इमोशन को दबाते हैं तो हम उस इमोशन से डर रहे होते हैं। हम खुद से कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए या मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। अच्छा, यानी हम उसके खिलाफ एक दीवार खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल, हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, और जैसा कि साइकोलॉजी मानती है, जिस चीज का हम विरोध करते हैं वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। रेजिस्टेंस ब्रीड्स परसिस्टेंस। तो साक्षी भाव में हम कोई दीवार नहीं बनाते? नहीं, साक्षी भाव में हम गुस्से को देखते हैं पर उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। हम दिमाग में चल रहे इस नाटक को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम दर्शक दीर्घा में बैठकर कोई और नाटक देख रहे हों। ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे हम सिनेमा हॉल में कोई इंटेंस फिल्म देख रहे हों।
कैसे? थोड़ा और समझाइए इस बात को। जैसे स्क्रीन पर बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, हीरो और विलन की लड़ाई हो रही है, गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं, हम अपनी सीट पर बैठे हुए उस पूरे इमोशन को महसूस करते हैं, हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, हम पूरी तरह उसमें शामिल महसूस करते हैं। लेकिन हम उस विलन से लड़ने के लिए खुद स्क्रीन के अंदर छलांग तो नहीं लगा देते ना। हम जानते हैं कि वो स्क्रीन का ड्रामा है और हमारी असलियत वो आरामदायक सीट है। बहुत सुंदर एनालॉजी है ये। यानी इमोशन मौजूद है, लेकिन हमारी और उस इमोशन के बीच एक क्लियर स्पेस है, एक दूरी है। और प्राचीन योगियों ने इसी दूरी को सबसे बड़ी आज़ादी कहा है। जब हम योग सूत्र या वेदों की गहराई में जाते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि मन को नियंत्रित मत करो और उसे समझो। मन को नियंत्रित मत करो, पर हम तो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और वहीं हम हार जाते हैं। दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश बिल्कुल वैसी ही है जैसे पानी पर उठती हुई लहरों को हाथ से रोकने की कोशिश करना। अगर हाथ से रोकने जाएंगे तो पानी में और ज्यादा लहरें पैदा हो जाएंगी, पानी कभी शांत नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। प्राचीन ज्ञान कहता है कि नदी के किनारे चुपचाप बैठ जाओ। जब हम लहरों को छेड़ना बंद कर देते हैं तो पानी अपने आप अपनी ही प्रकृति के हिसाब से शांत हो जाता है। तो मतलब एकाग्रता या कंसंट्रेशन जबरदस्ती का फोकस नहीं है। एकदम नहीं। जब हमारा ध्यान भटकता है तो बिना किसी गुस्से के, बिना खुद को कोसे, बहुत ही सौम्यता के साथ उसे वापस वर्तमान में लाना ही असली ध्यान है। बहुत ही सौम्यता के साथ। ये बात बहुत गहरी है। अच्छा, एक शब्द है जो इस प्राचीन ज्ञान के साथ अक्सर जोड़ा जाता है, वो है शून्य। शून्य। इस पर तो बहुत भ्रांतियां हैं। हाँ, क्योंकि आमतौर पे लोगों को लगता है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाना चाहिए, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो गई हो, कि कोई बेचारी न बचे। वही ना। ये जो थॉटलेस स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये कितना सच है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में दिमाग तो कभी पूरी तरह ब्लैंक होता ही नहीं। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसने बहुत से लोगों को ध्यान और मेडिटेशन से दूर कर दिया है। शून्य का मतलब दिमाग का ब्लैंक हो जाना या बेहोश हो जाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर शून्य का असली मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसका काम ही विचार पैदा करना है। अगर दिल धड़कना नहीं छोड़ता तो दिमाग सोचना कैसे छोड़ देगा? हाँ, ये तो उसकी बायोलॉजी है। बिल्कुल। तो शून्य का असली मतलब एक ऐसी गहरी जागरूकता से है, एक डीप अवेयरनेस से, जहां विचार तो आते हैं पर हम उन विचारों के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ते। अपनी पहचान नहीं जोड़ते, यानी ईगो या मैं का शून्य हो जाना। एकदम सही। जब हम ये देख पाते हैं कि मैं सोच नहीं हूं, मैं सोच को देखने वाला हूं, तब हम खाली होने के बावजूद पूरी तरह से मौजूद होते हैं। ये तो कोई सुपरनैचुरल शक्ति नहीं लग रही, ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेंटल स्किल है। हाँ, ये एक इनर स्किल है। लेकिन इस मेंटल स्किल के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि प्राचीन योगियों ने तो इन बातों को अपने अनुभव से लिख दिया, तब उनके पास ब्रेन स्कैन करने वाली MRI मशीनें तो थी नहीं। हाँ, विज्ञान उस समय ऐसा नहीं था। तो आज का मॉडर्न साइंस जैसे न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी विचारों और हमारे रिएक्शन के बीच की इस स्पेस को किस तरह से देखता है? क्या सच में किसी फिजिकल लेवल पर हमारे दिमाग की वायरिंग में कोई बदलाव आता है? आता है, और बहुत ही ठोस बदलाव आता है। आज का न्यूरोसाइंस एक कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग का प्लास्टिक की तरह होना? इसे ऐसे समझिए कि न्यूरो का मतलब है हमारे दिमाग की कोशिकाएं या न्यूरॉन्स, और प्लास्टिसिटी का मतलब है किसी चीज का मिट्टी की तरह होना जिसे नया आकार दिया जा सके। मतलब हमारा दिमाग पत्थर का नहीं बना है? बिल्कुल नहीं। हमारे हर विचार, हर आदत के साथ दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर बदलती रहती है, चिंतित रहते हैं तो दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो बहुत बड़ा और एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला, इसका काम खतरे को पहचानना है ना, जैसे किसी शेर को देखकर भागना? सही कहा। पर आजकल के दिमाग ऑफिस की मीटिंग या ट्रैफिक जाम को भी शेर समझ लेते हैं। और लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं, जैसे कोर्टिसोल। हाँ, तो हमारा इंटरनल सिस्टम लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा रहता है, चाहे बाहर कोई सच में खतरा हो या ना हो। तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं या साक्षी भाव में आते हैं, तब इस अमिगडाला का क्या होता है? मैकेनिज्म कैसे शिफ्ट होता है? जब हम किसी मुसीबत या गुस्से वाले विचार को देखकर घबराने के बजाय उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अचानक अपने दिमाग को एक बायोलॉजिकल सिग्नल भेजते हैं। कैसा सिग्नल? हम दिमाग को बताते हैं कि देखो, समस्या है पर मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। जैसे ही हम पैनिक करना बंद करते हैं, दिमाग का ब्लड फ्लो यानी खून का दौरा एमिगडाला से हटकर
दिमाग के आगे के हिस्से में जाने लगता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एकदम सही। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सीईओ है। ये लॉजिक, रीजनिंग, एम्पैथी और सही फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता है। तो साक्षी भाव से ये हिस्सा मजबूत होता है। हाँ, और जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है तो माइंड वॉन्डरिंग यानी दिमाग का फिजूल में भटकना कम हो जाता है। इंसान बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपना रिस्पॉन्स चुनने की क्षमता रखता है। अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन की रैम अपग्रेड कर रहे हो। रैम अपग्रेड करना, ये तो बहुत सटीक एनालॉजी है। देखिए, जब फोन की रैम बैकग्राउंड ऐप से भरी होती है तो स्क्रीन हैंग होने लगती है, टच काम नहीं करता, फिर हम चाहे जितना फोन पर गुस्सा निकाल लें वो ठीक से नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब हम दिमाग में बहुत सारे इमोशंस और थॉट्स को उलझाए रखते हैं तो थोड़ा सा तनाव आते ही हमारा मेंटल सिस्टम भी हैंग हो जाता है और हम डर या गुस्से में चिल्ला देते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। हाँ, लेकिन साक्षी भाव से हम बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करके अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की रैम फ्री कर देते हैं, जिससे मुश्किल वक्त में भी दिमाग स्मूथ चलता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस वैज्ञानिक बदलाव को समझाया। शुक्रिया। पर यहाँ एक रियलिटी चेक की जरूरत महसूस हो रही है मुझे। किस तरह का रियलिटी चेक? देखिए, जब किसी का ये ब्रेन सिस्टम बेहतर हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से काम करने लगता है, तो उसकी जिंदगी बेहतर होती है, रिश्ते सुधरते हैं, तनाव घटता है। बिल्कुल। लेकिन इस बदलाव को देखकर आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कुछ लोग इस आंतरिक बदलाव को ब्रह्मांडीय शक्ति या कॉस्मिक मैजिक का नाम दे देते हैं। आप मैनिफेस्टेशन वाले दावों की बात कर रही हैं? हाँ, दावा किया जाता है कि अगर आप अपना फोकस ठीक कर लें तो आप यूनिवर्स की रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी इंसान को अपनी ओर खींच सकते हैं या दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर विज्ञान ये कह रहा है कि हमारा दिमाग खुद को बदल रहा है, तो ये रियलिटी को कंट्रोल करने वाले दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? ये बहुत जरूरी मुद्दा है और इस पर बिल्कुल कड़े शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए। इस आंतरिक शांति या साक्षी भाव के अभ्यास से आप किसी दूसरे इंसान के दिमाग को 1% भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी हम किसी की फ्री विल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। आप किसी कॉस्मिक शक्ति का स्विच दबाकर वास्तविकता को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो विचार है कि मैं इस यूनिवर्स को कमांड करूंगा और वो मेरी इच्छा पूरी करेगा, ये असल में हमारे ईगो की ही एक और चाल है। ईगो की चाल कैसे? क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल छोड़ने के बजाय पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की फैंटेसी में जीने लगते हैं। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों के खिलाफ है। तो फिर असली जादू कहाँ होता है? क्योंकि अगर हम बाहर के दुनिया को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पर लोगों की जिंदगी तो वाकई में बदलती है इस प्रोसेस से, फिर बाहर के हालात ठीक कैसे हो जाते हैं? हालात ठीक होने का मैकेनिज्म पूरी तरह से इंटरनल है। जब कोई इंसान ऑब्जर्व करना सीख जाता है तो उसका अपना व्यवहार, उसकी ऊर्जा और उसकी प्रेजेंस पूरी तरह से बदल जाती है। अच्छा, यानी हमारा अपना रिस्पॉन्स बदलता है। हाँ, अगर पहले वही इंसान किसी के ताने सुनकर आपा खो देता था और झगड़ा बढ़ जाता था, तो अब वो उस ताने को सिर्फ ऑब्जर्व करता है। उसके रिएक्ट ना करने से झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। और जब हम शांति से बात करते हैं तो सामने वाले का रवैया भी बदल जाता है। बिल्कुल। जब आप शांत रहकर बेहतर संवाद करते हैं तो दूसरे लोगों का रिस्पॉन्स स्वाभाविक रूप से आपके प्रति बदल जाता है। तब बाहर से देखने पर लगता है कि वाओ, सब कुछ जादुई तरीके से ठीक हो गया। सच यही है। हमने दुनिया को नहीं बदला, हमने खुद का रिएक्शन बदला था, जिसने दुनिया को मजबूर कर दिया हमारे साथ एक नए तरीके से पेश आने के लिए। ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग बात है कि कंट्रोल असल में हमारे ही हाथ में है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही किसी चमत्कार की उम्मीद करना एक खतरनाक आदत बन सकती है। क्योंकि जब हमें लगता है कि कोई कॉस्मिक पावर आकर हमारी जिंदगी ठीक कर देगी, तो जाने अनजाने हम अपनी जिम्मेदारी लेने से बचने लगते हैं। वही सबसे बड़ा ट्रैप है, किसी चमत्कार के भरोसे बैठ जाना। हाँ, हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। साक्षी भाव का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि 100% जिम्मेदारी खुद उठाना है कि मेरा गुस्सा, मेरी बेचैनी किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि मेरे अपने रिएक्शंस का नतीजा है। तो अब जब हमने इस मैकेनिज्म को पूरी तरह से समझ लिया है, वापस आते हैं जमीन पर, एक आम इंसान के पास, जो सुबह से शाम तक भागता रहता है। हाँ, जो काम करता है, परिवार संभालता है। वो अगर इस साक्षी भाव को जगाना चाहे, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन करना चाहे, तो वो आज से क्या प्रैक्टिकल स्टेप उठा सकता है? इसके लिए बहुत ही साधारण और स्पष्ट शब्दों में एक तरीका है, जिसे
369 रूल कहते हैं। 369 रूल, ये कैसे काम करता है? इसका उद्देश्य एक ही दिन में सन्यासी बनना नहीं है, बल्कि दिमाग की उस मसल को धीरे धीरे ट्रेन करना है। इसे दिन में 3 बार 3, 6 या 9 मिनट के लिए करना होता है। एक सेकंड, सिर्फ 3 मिनट? ज्यादातर लोग तो कहते हैं कि दिन में कम से कम 20 मिनट या 1 घंटा ध्यान में बैठना चाहिए। यही तो हम गलती करते हैं। 3 मिनट में ब्रेन की वायरिंग पर क्या ही असर पड़ेगा? यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी के एक अहम नियम को समझना होगा। दिमाग के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, यानी निरंतरता। अच्छा, तो रोज करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई शुरुआत में 20 मिनट बैठने की कोशिश करता है तो दिमाग भयानक विद्रोह करता है। इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तीसरे दिन प्रैक्टिस छोड़ देता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। पर 3 मिनट इतना छोटा समय है कि दिमाग इस पर ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाता। इसमें करना सिर्फ इतना है कि दिन के किसी भी हिस्से में बैठ जाएं, किसी एक चीज पर फोकस करें, जैसे अपनी सांस, कोई वस्तु या कमरे के पंखे की आवाज। पर दूसरे ही मिनट दिमाग पुरानी आदत पर आ जाएगा ना? कल की फिक्र या आज का काम याद दिलाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। विचार आएंगे। और वही मोमेंट सबसे बड़ी हार लगता है। वहीं पर हमें अपना नजरिया बदलना है। वही सबसे बड़ा विक्ट्री मोमेंट है। जीत का पल। वो कैसे? जब विचार आए तो उन्हें नोटिस करें। सिर्फ ऑब्जर्व करें कि अच्छा, मैं अभी ऑफिस के बारे में सोच रहा हूं, और फिर बिना किसी जबरदस्ती के अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। बिना खुद पर झुंझलाए। हाँ, बस ऑब्जर्व करें। निरंतरता ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। ये बात वैसी ही है जैसे जिम जाना। अगर कोई इंसान पहले ही दिन 100 किलो का वजन उठाएगा तो अगले दिन दर्द के मारे जिम नहीं जाएगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन अगर वो सिर्फ 3 मिनट के आसान स्ट्रेचेस करे तो उसकी आदत बनेगी। ये 3, 6, 9 रूल हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही आसान मेंटल पुशअप है। एकदम सही समझा आपने। दिन में 3 बार ये मेंटल पुशअप दिमाग के ब्लड फ्लो को शिफ्ट करता है, और महीने भर में वो पॉज लेने वाली मसल मजबूत हो जाती है। और जब ये मसल मजबूत हो जाती है तब जिंदगी जीना एक अलग ही अनुभव बन जाता होगा। हाँ, आप सिर्फ दिन काट नहीं रहे होते, आप हर पल में होश के साथ मौजूद होते हैं। तो इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो प्राचीन ज्ञान का साक्षी भाव और आज के विज्ञान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों मिलकर दिव्य चमत्कार की एक असली परिभाषा लिखते हैं। बिल्कुल। असली चमत्कार कोई छुपी हुई कॉस्मिक ट्रिक नहीं है। हाँ, असली चमत्कार तो ये है कि इंसान अपने दिमाग का गुलाम रहने के बजाय उसका मालिक बन जाता है, प्रतिक्रिया देने के बजाय होशपूर्वक अपना चुनाव करता है। और जब चुनाव होश में होता है तो परिणाम खुद ब खुद बेहतर होते हैं। हमने इस पूरे सफर में दुनिया को और खुद के विचारों को अलग होकर स्पष्ट रूप से देखने की बात की, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी शक्ति दुनिया को स्पष्ट रूप से देखना नहीं है। तो क्या है? शायद सबसे बड़ी शक्ति है आखिरकार खुद को स्पष्ट रूप से देख पाना, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के, बस उसी रूप में जैसे हम असल में हैं। बहुत ही खूबसूरत विचार है ये। तो आज से कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश न करें, बस देखना शुरू करें। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान है, लगातार अपने ही ख्यालों से लड़ रहा है, तो उनके साथ इस डीप डाइव को शांति से जरूर साझा करें। क्योंकि सारे जवाब बाहर नहीं है। बिल्कुल, सारे जवाब आपके अपने ऑब्जर्वेशन में ही छिपे हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली डीप डाइव में।